Hello everyone, welcome to the another video of mine. In today's lecture, we are going to see about the summary of scope of supply in GST. मतलब कि मैंने scope of supply के वीडियो नंबर 1 बनाया है और वीडियो नंबर 2 बनाया है और उन दोनों को मिला के एक शॉर्ट में आपको समरी इस वीडियो में मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये जो चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जरा पार्ट 1 पार्ट 2 और ये समरी देखने के बाद डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। और इसके बाद वाला वीडियो मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो लेट अस सी स्कोप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी इन लिटिल डिफरेंट वे, राइट। सबसे पहले मैंने ये पिक्चर आपके सामने दी है कि ताकि जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देखा होगा तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि हमने वीडियो नंबर 1 में कवर किया था स्कोप ऑफ सप्लाई, ओके। और उसके सिवाय हमने ये किया था कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या एक्सक्लूड होता है, राइट। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये मैंने सिर्फ आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिवाइज कराने के लिए दिया है, लेकिन आज हम उसके आगे का और अच्छे से सीखेंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें याद करके जाएं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई के 2 पार्ट हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सप्लाई का एक पार्ट है इंक्लूड्स और सप्लाई का दूसरा पार्ट है एक्सक्लूड। इंक्लूड में आपका आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c। जो सेक्शन 1(1)(c) है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डेट इज अ शेड्यूल नंबर 1। सेम थिंग एक और सेक्शन है, डेट इज अ सेक्शन 7(1)(A), इसको जाना जाता है शेड्यूल नंबर 2 से, राइट। और नेक्स्ट जो है जो एक्सक्लूड है, मतलब कि जो सप्लाई के अम्ब्रेला में नहीं आता है। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो सप्लाई के अम्ब्रेला में आता है, इंक्लूड है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और जो सप्लाई के अम्ब्रेला में नहीं आता है, मतलब कि सप्लाई के अम्ब्रेला से बाहर है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो जो बाहर है उसको हम लोग रीड करेंगे सेक्शन 2, और इसका जो शेड्यूल है वो है शेड्यूल नंबर 3। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम सिर्फ यही सीखेंगे। और प्लीज डोंट टेक टेंशन, ये कोई सेक्शंस नहीं है। हर सेक्शन में थोड़ा सा लिखा हुआ है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगी। लेट अस सी फर्स्ट स्टार्ट विद द सेक्शन 7(1)(a। पहले तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिए कि सेक्शन 7 जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन जीएसटी, राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिवाइज करा दो कि अगर किसी भी चीज को हमको सप्लाई बोलना है या डीम्ड भी सप्लाई बोलना है तो उसके लिए हम लोगों को ये पैरामीटर्स चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या तो गुड्स की होनी चाहिए या सर्विस की होनी चाहिए या दोनों की होनी चाहिए। सेकंड पैरामीटर हम लोगों को क्या चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए, मतलब रिटर्न में कुछ होना चाहिए। ये 5 पॉइंट अगर आप याद करती हैं तो आगे आने वाले सारे वीडियो में जो भी मैं बात करूंगी आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पैरामीटर जो हमको चाहिए, या तो बिजनेस होना, वो जो एक्टिविटी हो रही है, जो सप्लाई हो रही है वो बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए। मतलब कि ये कंपोनेंट नहीं है तो वो टैक्स मतलब सप्लाई नहीं मानी जाएगी और टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, मतलब कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो नहीं होनी चाहिए। और ये सप्लाई किससे होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन से होना चाहिए। तो पहले ये 5 पैरामीटर सुनने के बाद अब हम देखेंगे सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है। वेरी सिंपल, सेक्शन 7(1)(a) बोलता है, और सबसे पहले एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड्स। व्हाट डू मतलब इंक्लूड डेफिनेशन? 2 डेफिनेशंस होती हैं टैक्स में, एक इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है? जहाँ जो भी नीचे हमने दिए हैं उसके सिवाय और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव का क्या मीनिंग होता है? जिसमें कुछ जो भी लिखा है उसके सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है। सबसे पहले तो ये सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है?
ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब कि किस तरीके की भी सप्लाई हो, चाहे आपने वो डिस्पोजल किया हो, चाहे आपने सेल किया हो, चाहे आपने किसी को लाइसेंस की सर्विस दी हो, चाहे वो रेंटल की सर्विस दी हो, या चीज के बदले में चीज, सर्विस के बदले में सर्विस, दैट इज बार्टर किया हो, चाहे वो एक्सचेंज किया हो या ट्रांसफर किया हो, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और इसका मैंने एक एब्रीवेट वर्ड बनाया है, आप इस तरीके से भी एग्जाम में याद कर सकते हैं। और सेकंड क्या होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन, मतलब कोई भी सप्लाई हो रही है और उसके बदले में हमको कंसिडरेशन मिल रहा है। तीसरा क्या है, बाय टैक्सेबल पर्सन। और चौथा क्या है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो जितनी भी सारी पॉइंट्स हैं वो कौन से सेक्शन में लिखा है, वेरी सिंपल, सेक्शन 7(1)(a), राइट। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है। यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब कि अगर कोई आदमी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, यहाँ देखिए गुड्स और बोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, फोकस कीजिएगा, सर्विस। यहाँ ये मैं इसके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, राइट। तो अगर सर्विस है, कंसिडरेशन भी दिया है, मतलब कि कंसिडरेशन का पार्ट भी है, बट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेदर और नॉट, मतलब कि वो बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो। आपने इंपोर्ट सर्विस किया तो वो सप्लाई माना जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने इंपोर्ट सर्विस किया, वो बिजनेस में यूज किया, तो भी वो आपकी सप्लाई है, और अगर आप बिजनेस में यूज नहीं करके पर्सनल यूज कर रहे हैं तो भी आपकी वो सप्लाई मानी जाएगी। इसके लिए मैंने नीचे दिए हैं, फर्दरेंस बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया है तो भी, पर्सनल यूज के लिए किया है तो भी, पर यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ओनली सर्विस, हम गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं यहाँ पे गुड्स डाल के या बोथ डाल के, तो प्लीज सिर्फ सर्विस है और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है तो वो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो जीएसटी होगा। तो ये इतना ही है सेक्शन 7(1)(b) में। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे सेक्शन 7(1)(c), जरा थोड़ा सा इस सेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस सेक्शन को शेड्यूल 1 से भी जाना जाता है। इसमें सिर्फ 4 बातें ही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो अगर कोई आपकी बिजनेस की असेट है और आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, भले आपने सामने से पैसा नहीं भी लिया हो, ये ध्यान दीजिए। विदाउट कंसिडरेशन का क्या मीनिंग है, आपने अपने ऑफिस का कोई असेट किसी को दे दिया और उसे पैसे नहीं लिए, तो भी वो गवर्नमेंट हमारी उसको क्या मानेगी, सप्लाई मानेगी, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, राइट। सेकंड, और इसमें सेकंड 4 पैरामीटर्स हैं। तो सेकंड पैरामीटर है, अगर आप कोई से भी सप्लाई रिलेटेड पर्सन को की है या डिस्टिंक्ट पर्सन को की है, तो भी उससे पैसे अगर आपने नहीं भी लिए हैं या नहीं भी दिए हैं तो भी वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी, और सप्लाई मतलब टैक्स लगेगा। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पैरामीटर है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल से एजेंट की तरफ और एजेंट से प्रिंसिपल की तरफ जो भी गुड्स ट्रांसफर होते हैं, भले प्रिंसिपल एजेंट से पैसे ले नहीं ले या एजेंट प्रिंसिपल से पैसे ले चाहे नहीं ले, दोनों ही केस में कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्टेशन का जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है उसका पैरामीटर यहाँ पे भी है। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो आप, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और किससे कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, ओके। और वो जो है आउटसाइड इंडिया का है, तो भले आपने पैसे दी, सर्विस ली, पैसे दिए चाहे नहीं दिए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी किया तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। थोड़ा एक स्लाइड में आगे जाती हूँ ताकि एज ए स्टूडेंट आप कैसे याद करोगे ये 4 बातों को। अगर ये 4 बातों को आप याद करते हो तो एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का आंसर आप लिख पाओगे। लेट अस सी, ये मैंने स्लाइड सेम ऊपर वाली है, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक इसमें अपना आपको याद करने के लिए एक वर्ड दिया है, डेट इज पारस। मीन्स PA स्टैंड फॉर परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एंड एसेट। अगर कोई भी एसेट आप ट्रांसफर कर देते हो और उसके ऊपर पैसे नहीं, कंसिडरेशन रिटर्न में नहीं लेते हो, तो भी आपकी सप्लाई मानी जाएगी। लाइकवाइज जो दूसरे थे रिलेटिव पर्सन, फिर आपके पास में था एजेंट प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप, और S स्टैंड फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अगर आप पारस करके वर्ड याद करके जाते हो तो आपको एग्जाम में ये एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये सप्लाई है।
राइट, भले कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के हमारी सप्लाई नहीं होती, पर ये सिर्फ 4 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हमारी ये क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। Let us see the next section for you. Section 7(1)(a), कैपिटल A। इसके ऊपर फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि इस जो भी सेक्शन है उसको एक और नाम दिया गया है, डेट इज शेड्यूल नंबर 2 से भी जाना जाता है। अब इस शेड्यूल नंबर 2 या सेक्शन 7(1)(a) में क्या लिखा है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कि ये सारी लिस्ट है इस लिस्ट में जितने भी नाम है वो सब हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। और सप्लाई मानी जाएगी मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसको सेग्रीगेट भी करना है, मतलब कि कौन सी आपकी गुड्स है और कौन सी आपकी सर्विसेज है, तो ये आपको दोनों को अलग अलग करना है। तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, तो ये जो सेक्शन 7(1)(a) है, यहाँ हम ऐसे बोले शेड्यूल नंबर 2 जो है वो डील करता है खाली कि एक पूरी बड़ी सी लिस्ट है जो हमारी क्या है, पॉजिटिव लिस्ट जिसको बोलती है। व्हाट डू द पॉजिटिव लिस्ट, मतलब वो सप्लाई है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। और सेकंड क्या करना है, उसमें से अलग करना है, विच आर द गुड्स, विच आर द ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड विच आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब गुड्स कौन सी हैं और सप्लाई कौन सी है। आगे जाते हैं, ये एक स्लाइड जो है वो आपको थोड़ा सा 7(1)(a) को याद करने के लिए एक इजी वे है। अब अलग करना है कि गुड्स कौन से हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से हैं और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने एक दिया है, जो भी चीज अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो और आपकी टेंजेबल चीज गई तो हमारी क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। और अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो और इंटेंजिबल चीज आपकी बाहर गई तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट वे दिया है, जो भी फुल लिस्ट होगी उसमें से नेगेटिव लिस्ट माइनस करेंगे तो हम लोगों को पास में क्या मिल जाएगी, हमारे को मिल जाएगी पॉजिटिव लिस्ट या लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो अब ये फुल बड़ी लिस्ट, आई वुड लाइक टू से समथिंग, ये फुल लिस्ट याद करने के बदले में इससे तो अच्छा होगा एज ए स्टूडेंट लेवल अगर आप नेगेटिव लिस्ट याद करते हो। मतलब नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, मतलब कि वो सप्लाई नहीं है। अगर हम नेगेटिव लिस्ट याद कर लेते हैं तो उन नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो हमको क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। बस आपको दो बातें ही याद रखनी है, एक नेगेटिव लिस्ट और एक डीम्ड सप्लाई। वर्ड में डीम्ड सप्लाई मैंने अभी ऊपर बताया था, जिसमें आपको पारस वर्ड बताया था मैंने, मतलब कि अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मानी जाएगी। एक वो अलग कंसिडर, वो आपको अलग से याद करना है बच्चा। और दूसरा आपको ये याद करना है कि नेगेटिव लिस्ट मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगती है। मतलब कि अगर हमने ये याद कर लिया नेगेटिव लिस्ट, तो हमको ये पता चल गया कि इनके ऊपर नहीं लगेगी, बाकी सबके ऊपर टैक्स लगेगी। तो नेगेटिव लिस्ट होती क्या है, हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको हेडिंग दी गई है, जितनी भी बड़ी सी लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव लिस्ट की। तो पॉजिटिव लिस्ट की ये मेन हेडिंग्स हैं कि अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ है, राइट, तो उसमें दोनों ट्रांसफर होना चाहिए, गुड्स भी और उसका टाइटल भी, मतलब उसका राइट भी और उसका टाइटल भी, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सेम थिंग अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आप किसी को भाड़े पे देते हो, टेनेंसी के ऊपर देते हो या लाइसेंसिंग देते हो, तो वो सर्विस भी हमारी क्या मानी जाएगी। यहाँ पे आप लैंड और बिल्डिंग सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज करने के दे रहे हो, मतलब कि राइट दे रहे हो, खाली टाइटल नहीं दे रहे हो, तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। सेम थिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, उसका एग्जांपल है जॉब वर्क, अगर आप किसी को दे रहे हो वो भी हमारी क्या है, सप्लाई है। नेक्स्ट थिंग ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर कोई आप बिजनेस असेट बिना कंसिडरेशन के भी अगर दे रहे हो तो भी वो हमारी पॉजिटिव लिस्ट में आ जाएगा। कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर बहुत सारी सर्विस देता है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, तो वो भी हमारा क्या माना जाता है, सप्लाई मानी जाती है। और सेम थिंग कंपोज सप्लाई, मतलब कि एक सप्लाई के साथ में दो तीन सप्लाई। इसका एग्जांपल है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर आप किसी को पूरा काम खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उसमें सब कुछ आपको इंक्लूड कर देता है। एग्जांपल में दूं, अगर मैं हम लोग किसी को बिल्डिंग बनाने का काम देंगे तो वो हमको सब कुछ करके देगा, मतलब प्लम्बिंग का काम भी करके देगा और क्या बोलते हैं फ्लोरिंग भी डाल के देगा, वॉल्स भी डाल के देगा, तो वो हमारी क्या हो जाती है, कंपोज सप्लाई। तो ये मेन हेडिंग्स हैं जिसके अंदर वो पूरी लिस्ट, कौन सी लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो आ जाते हैं।
लेट अस सी। अब आपके स्टूडेंट आपके इंटरेस्ट की पॉइंट, मैंने आपको बोला था फुल लिस्ट में से अगर नेगेटिव लिस्ट निकाल दें तो इसका मतलब क्या, जो बाकी बच जाएगा उसके ऊपर हमको टैक्स लगाना है। जो नेगेटिव लिस्ट है उसके बारे में किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 7(2) में। ओके और इस सेक्शन के साथ साथ में उसको किस तरीके से रीड किया जाता है, शेड्यूल 3 के नाम से भी रीड किया जाता है। अब देखते हैं शेड्यूल नंबर 3 में क्या है। शेड्यूल नंबर 3 में वो सारी एक्टिविटीज हैं जो नाइदर दे आर सप्लाई एंड नॉर दे आर नाइदर दे आर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर दे आर सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब अगर नो सप्लाई है, इसका मतलब नो जीएसटी। तो ये कौन कौन सी नेगेटिव लिस्ट है आगे चल के देखते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं या हेडिंग्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो हमारी क्या है, नेगेटिव लिस्ट है। मतलब कि इन सर्विसेज के ऊपर या इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है फ्यूनरल सर्विसेज, मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज A to Z लगती हैं वो हमारी टैक्स के अम्ब्रेला से बाहर है, मतलब नो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर नो टैक्स लगेगी। सेकंड है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे जरा वर्ड को पकड़िएगा, वहां पे हमारा रेंटिंग एंड लाइसेंसिंग था, पर यहाँ पे हमारा क्या है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी के अम्ब्रेला में नहीं आता है। नेक्स्ट इज अगर किसी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिले हुए हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पावर मिले हुए हैं, तो उनके ऊपर भी अगर वो कोई भी चीज सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम। जो एक्शनेबल क्लेम है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, वो जीएसटी के अम्बिट में नहीं आता है। सिवाय जरा ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बिटिंग, ये तीनों को छोड़ के, ये तीनों भी एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन ये तीनों ही जीएसटी के अम्ब्रेला में है। इनके ऊपर जीएसटी लगता है, याद रखिएगा। और इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो जीएसटी के अम्ब्रेला से बाहर है, मतलब कि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एक और नेक्स्ट फोर्थ वन फॉर यू, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज, मतलब जितनी भी हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल सर्विसेज हैं, वो भी अम्ब्रेला के जीएसटी के अम्ब्रेला से बाहर हैं। और लास्ट वन इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब कि एम्प्लॉयर के लिए कुछ भी करता है वो जीएसटी के स्कोप से बाहर है। लेट अस है इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो सेक्शन 7(1)A, B, C और सेक्शन 7(1) कैपिटल A और सेक्शन 7(1) C एंड सेक्शन 7(1)(2), इस तरीके से ये जो पूरा स्कोप ऑफ सप्लाई है वो इस तरीके से सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और कुछ जगह सेक्शंस के साथ में शेड्यूल्स भी चलते हैं। अगर आप इस तरीके से याद करोगे और एग्जाम में जाने से पहले अगर ये पूरा मेरा समरी वीडियो देख के रिवाइज करके जाती हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के आपको आंसर मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।